Hi Vijabari, this is the educator Shubham Pathak and today we are going to start and finish the chapter French Revolution. एक ही सेशन में आज आपको पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग माय एंड योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है उस सुबह की जो 1789 को हुई और फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के सबसे बड़े जेल यानी कि बास्टाइल पे अटैक कर दिया पेरिस में जाके। और पेरिस में एक तरीके से मान लो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गया। मतलब कि इमरजेंसी तब होती है जब चीजें जो है इधर उधर जाने लगती हैं सोसाइटी में और आपको उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। तो राजा साहब ने सिटी को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बोला कि जाओ भाई सिटी में पीस रिस्टोर करो। लेकिन पेरिस के जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन थी, चाहे वो आदमी थे चाहे वो औरतें थी, वो अब मिलिशिया बन चुकी थी। मिलिशिया मतलब उनके हाथ में वेपन्स थे और अब वो जो है अपना हक लेने के लिए खुद से तैयार थी। उनका राजा पर से विश्वास पूरी तरीके से उठ गया था। वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ मचाने लग गई थी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उन्होंने बास्टाइल में जाके बास्टाइल पे अटैक किया और बास्टाइल के जो, क्योंकि वो प्रिजन था तो प्रिजन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे या कमांडर थे उन्हें मार डाला। और प्रिजन के अंदर जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मतलब जितने भी लोगों को जेल में डाल रखा था, अब जेल में डालने वाला कौन था? राजा साहब थे, क्योंकि राजा की सरकार चल रही थी। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें जेल से निकाल दिया था। अब इसके बाद मानो फ्रांस में एक तरीके से आगजनी हो गई, हर जगह छोटे छोटे रिवोल्ट होने लगे और इन्हीं सबको कुल मिला के बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 1789 में जो भी छोटे छोटे रिवोल्ट हुए फ्रांस के अलग अलग पार्ट्स में, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहां से अब हम फ्लैशबैक में जाके कहानी को पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को 1789 को बास्टाइल पे अटैक करने की मजबूरी पड़ गई। चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है और हम भारत के बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने अपने राजा को गद्दी से हटा के फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया था। मतलब कि अपनी सरकार खुद से चूज करने की कोशिश की थी। तो मोनार्की का मतलब होता है बच्चा राजा का राजपाट। अलग अलग तरीके की सरकार होती है। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग रूल्स, राजा का राज होता है। तो मोनार्कियल सिस्टम को फ्रांस में से खत्म किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ और पूरी दुनिया ने इससे इंस्पिरेशन ली थी, पूरी दुनिया ने इससे प्रेरणा ली थी। चलिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि लोगों में इतना गुस्सा कहां से आया कि लोग राजा को राजगद्दी से हटाने पे मजबूर हो गए, हमें ये समझना पड़ेगा कि राजा था कौन, रानी कौन थी और क्या लोग उन्हें पसंद करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। बच्चा, जब मैं शताब्दी बोलती हूँ ना, सेंचुरी में जब बातें होती हैं तो बैकवर्ड्स होती हैं। लाइक इफ आई एम सेइंग 18th सेंचुरी, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 1700 टू 1800। क्या बात कर रही हूं मैं? 1700 से 1800 की। ठीक है, सेंचुरी इज ऑलवेज बैकवर्ड। चलिए, तो 18वीं शताब्दी में राजा बना था फ्रांस का लुई द 16th। क्या बना था? लुई द 16th। कौन से खानदान से बिलोंग करता था? डायनेस्टी का मतलब खानदान, बर्बन खानदान से बिलोंग करता था। 1774 को फ्रांस की राजगद्दी उसे सौंपी गई थी। जब राजगद्दी उसे सौंपी गई थी तो बहुत छोटा था, सिर्फ 20 साल का था और उसकी एक रानी भी थी, यानी कि उसकी वाइफ भी थी। वाइफ शादी से पहले ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। भाई राजघराने की बात हो रही है तो किसी कॉमन वुमन से तो शादी नहीं कराएंगे, किसी और जगह की प्रिंसेस से ही शादी कराएंगे। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से लुई द 16th जो बर्बन डायनेस्टी के थे उनकी शादी कराई गई थी। तो मैरी एंटोनियट ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस बाद में जाके फ्रांस की रानी बनी थी। अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि राजा का क्या नाम था और रानी का क्या नाम था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब राजा को राजगद्दी पे बिठाया गया था तो फ्रांस की तिजोरी जरा खाली थी। फ्रांस में चल रही थी फिनेंशियल टर्मोइल, यानी कि पैसे से रिलेटेड, हिंदी लिखे बहुत टाइम हो गया है तो हो सकता है ग्रामर थोड़ी गलत हो, माफ करिएगा। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसे वाली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। भाई फ्रांस में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कहां से आई? फ्रांस यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस देशों में आता था, भाई सबसे अमीर देशों में आता था, तो फ्रांस में पैसे की प्रॉब्लम क्यों आई वो समझते हैं। पहला कारण तो ये था, बहुत सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। बच्चा, जैसे भारत पे ब्रिटेन ने कब्जा जमाया हुआ था ना, वैसे ही अमेरिका पे ब्रिटेन ने कब्जा जमाया हुआ था और अमेरिका ने फाइनली जो है 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से आजादी छीनी थी। ठीक है, तो
13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिन पे ब्रिटेन का राज था और उन्होंने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी छीनी थी, यानी कि इंडिपेंडेंस छीनी थी। और उस इंडिपेंडेंस छीनने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं ना, लड़ाई में तो पैसे लगते ही हैं, वो भी तब जब आपको ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लगनी हो तो आपको बहुत पैसे लगेंगे ना, ब्रिटेन के पास बहुत पावर थी। तो फिर अमेरिकन कॉलोनीज की फ्रांस ने मदद की थी ब्रिटेन के खिलाफ अपनी आज़ादी छीनने के लिए। तो जब मदद की थी तो एक तरीके से कर्जा दिया था, लेकिन अमेरिका ने वो कर्जा जो है फ्रांस को वापस नहीं किया था। तो वो सारा कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया था? फ्रांस के ऊपर चढ़ गया था। the war that America had with the Britain that led to a debt for France। तो अमेरिका को तो आजादी मिल गई, लेकिन फ्रांस के ऊपर चढ़ गया कर्जा। और कर्जा भी कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं चढ़ा भाई, कर्जा चढ़ा काफी महंगा, 2 बिलियन लिवरेज का। बच्चा पुराने जमाने में, पुराने फ्रांस में जो करेंसी यूज होती थी उसका नाम था लिवरे। तो 2 बिलियन लिवरे, आप समझ रहे हो? बिलियन पता है कितना होता है? 10⁻⁹ बिलियन लिवरे, बहुत ज्यादा कर्जा है ये। टैक्सेस वर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। अब राजा रानी खुद से तो काम करेंगे नहीं, अगर फ्रांस के ऊपर कर्जा है तो फ्रांस में टैक्सेस बढ़ा दिए गए। जो कॉमन लोग थे वो टैक्सेस देते थे, उन पे वो वैसे ही गरीबी में थे, अब उन पे टैक्सेस जो है थोड़े से और बढ़ा दिए, और टैक्सेस से जो पैसा आता था उससे धीरे धीरे करके ये कर्जा चुकाने की भी कोशिश की जा रही थी। और फ्रांस के जो राजा रानी एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे, लग्जूरियस मतलब इसमें तो मूवीज बनी हुई है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी अवेलेबल है, कभी देख लेना, मैरी एंटोनियट नाम की ही एक मूवी है। ये राजा रानी बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे। वो सारी लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करने का भी खर्चा लोगों की पॉकेट से आता था, लोग जो टैक्सेस देते थे उससे आता था। वर्सैलिस में जो इनका पैलेस था भाई, वर्सैलिस एक शहर था फ्रांस में, अभी भी है, वहां पे जो इनका बड़ा सा पैलेस था उसको मेंटेन करने का खर्चा भाई, जो आपने इतने सर्वेंट्स लगा रखे हैं उनको भी तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। जो आपने आर्मी इकट्ठी कर रखी है उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। जो आपने गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, कोर्ट बना रखे हैं, उसको भी रन करने में जो है पैसे लगेंगे। तो सारा पैसा किसकी जेब से आ रहा है? फ्रांस के लोगों की जेब से आ रहा है, उनके टैक्सेस से आ रहा है। The king and the queen used to party instead of catering to the situation। और राजा और रानी जो है वो अपने में मस्त रहते थे, उन्हें फ्रांस के लोगों पे ज्यादा कर्जा चढ़ता जा रहा है, ज्यादा टैक्सेस उन्हें देने पड़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं था। वो मस्त अपनी पार्टीज वगैरह करते थे, दोस्तों यारों से मिलते थे, पूरे यूरोप में गुणगान गाते थे अपनी लग्जरी का। ठीक है, तो लोगों को वैसे ही जो है राजा और रानी थोड़े से नापसंद आने शुरू हो गए थे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी में। जैसे हमारी भारत की सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सदियों से चला आ रहा है ना, वैसे फ्रेंच सोसाइटी में 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में क्या होता था कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता था। सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। एक भाग का नाम था फर्स्ट स्टेट, एक भाग का नाम था सेकंड स्टेट, एक भाग का नाम था थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में सोसाइटी जो है बटी हुई थी। अक्सर इसे बोला जाता था सोसाइटी ऑफ ओल्ड रिजीम। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओल्ड रिजीम में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की थी, ये बता दीजिए, तो आपको यही सब लिखना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होते थे, या तो चर्च में काम करते थे या धार्मिक तरीके से इंपॉर्टेंट लोग जो है फर्स्ट स्टेट में आते थे। इन्हें कलेक्टिवली बोला जाता था क्लर्जी कम्युनिटी। सी फॉर चर्च, सी फॉर क्लर्जी, याद रखना। फर्स्ट स्टेट में आते थे चर्च से रिलेटेड स्पेशल पावर वाले लोग। इनको ना बर्थ से ही एडवांटेजेस थे। प्रिविलेजेस का मतलब एडवांटेजेस थे। इनको टैक्सेस एक्सेस नहीं देने पड़ते थे, क्योंकि ये धार्मिक तरीके से इंपॉर्टेंट लोग थे, इन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। ऊपर से इनकी पूरी की पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा क्या थी? अहमियत थी। सेकंड नंबर पे आते थे, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी, नोबल बच्चा होते हैं रॉयल लोग। तो नोबिलिटी में वो वाले लोग आते थे जिनको आर्मी में हाई रैंक मिली हुई है, कोर्ट में हाई रैंक मिली हुई है, या राजा और राजा के रिश्तेदार हैं, या रानी के रिश्तेदार हैं। चलो रानी के रिश्तेदार तो ऑस्ट्रिया में थे, लेकिन राजा की फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, जो कजिन वगैरह हैं, वो सारे के सारे अमीर जनता जो थी फ्रांस की, वो किस में आती थी? नोबिलिटी में आती थी। नोबिलिटी के पास सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे ज्यादा लैंड था। क्लर्जी के पास भी खूब पैसा, खूब लैंड था, लेकिन ना तो फर्स्ट स्टेट टैक्सेस पे करते थे, ना तो सेकंड स्टेट के मेंबर टैक्सेस पे करते थे। ये दोनों की दोनों जो कैटेगरीज, और इन दोनों की दोनों कैटेगरीज में जितनी जनता आती थी वो क्या थी? प्रिविलेज थी। उसको पैदाइशी तौर पे एडवांटेज मिला हुआ था टैक्स ना भरने का। सारा टैक्स भरते थे थर्ड स्टेट के लोग, और थर्ड स्टेट में फ्रांस की 90% जनता आती थी। ये वो लोग थे जिनके पास पैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कम थे, लेकिन फिर भी टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो इन्हें ही भरने पड़ते थे। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बेगर, फार्मर, सब लोग थर्ड स्टेट में आते थे। अच्छा, आते तो सब तरीके के लोग थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, तो याद रखना कि थर्ड स्टेट में मोस्टली लोग कौन थे? फार्मर्स थे। क्या थे? मोस्टली फार्मर्स थे। और भी जनता थी, लेकिन मोस्टली लोग क्या थे?
फार्मर्स थे। तो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट कॉमन पीपल टाइप की 3 कैटेगरीज बनी हुई थी 1789 यानी कि ओल्ड रिजीम वाली फ्रेंच सोसाइटी में। तो थोड़ा थोड़ा आपको चमकना शुरू हो रहा है ना कि लोगों को राजा और रानी नापसंद आने क्यों शुरू हो गए थे। एक तो उन्हें टैक्सेस देना पड़ रहा है, दूसरा राजा और रानी लैविश लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, तीसरा फ्रांस पे कर्जा बढ़ता जा रहा है तो लोगों पे टैक्सेस भी बढ़ता जा रहा है। अभी और सुनो, फार्मर्स को लॉर्ड को सर्विसेज भी देनी पड़ती थी। देखो जैसे हमारे भारत में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था ना, यूरोप में एक सिस्टम हुआ करता था बच्चा, फ्यूडलिज्म। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, यूरोप की जमींदारी थी एक तरीके से फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि अमीरी और गरीबी का भेदभाव होता था। फ्यूडलिज्म में एक होता था लॉर्ड और एक होता था स्मॉल फार्मर, जिसे ट्रीट किया जाता था स्लेव की तरह। तो लॉर्ड कौन होता था? लॉर्ड अमीर, अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे। लॉर्ड वो लोग होते थे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी, हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत लैंड हुआ करता था, बहुत प्रॉपर्टी हुआ करता था। ये छोटे फार्मर्स हुआ करते थे जिनके पास लैंड नहीं होता था। तो ये छोटे फार्मर लॉर्ड के यहाँ पे काम कराया करते थे और लॉर्ड जो है इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया करते थे, इन्हें दबा के रखते थे और इन्हें बोलते थे तुम्हें तो हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हो अमीरी और गरीबी का भेदभाव है। अमीर लोग जो है गरीब लोगों को एक तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटे फार्मर्स को, छोटे पेजेंट्स को लॉर्ड को सर्विसेज देनी पड़ती थी, उनके घर का काम करना, उनके बच्चों का काम करना, उनकी फैमिली की काम करना, उनके लॉन्स को देखना, पार्क्स को देखना, लैंड को देखना, इस तरीके की सर्विसेज देनी पड़ती थी। ऊपर से जो चर्च था, जो क्लर्जी कम्युनिटी थी, जो फर्स्ट स्टेट थी ओल्ड रिजीम में, वो भी कोई कम नहीं थी। वो भी बेचारे फार्मर से क्या लिया करती थी? टैक्सेस लिया करती थी। जो टैक्स चर्च लेता था फार्मर से उसे तीथे बोला करते थे। क्या होता था, थर्ड स्टेट में मोस्टली लोग फार्मर थे। फार्मर्स जो भी क्रॉप उगाते थे ना, उसका एक हिस्सा जो है किसको जाता था? चर्च को जाता था। भाई फार्मर्स उगा रहे हैं क्रॉप तो उनकी मर्जी, किसी को भी दे, लेकिन नहीं, चर्च उस पर तीथे नाम का टैक्स लगा के उनसे वो हिस्सा ले लेता था अपने लिए। थर्ड स्टेट को और भी बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, जैसे कि टाइले। टाइले नाम का डायरेक्ट टैक्स उन्हें स्टेट को देना पड़ता था। अभी स्टेट का हेड कौन था? राजा। तो आप देख रहे हो, चर्च को भी टैक्स दे रहे हो, राजा को भी टैक्स दे रहे हो, लैंडलॉर्ड्स को भी टैक्स दे रहे हो, टैक्स ही दिए जा रहे हो, टैक्स ही दिए जा रहे हो। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी की ओल्ड रिजीम में कॉमन पर्सन हो तो आपको बहुत टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा टोबैको पे टैक्स देना पड़ता था, नमक पे टैक्स देना पड़ता था, नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती है उन पे भी टैक्स देना पड़ता था। तो एक तरीके से पूरे फ्रांस का सारा फिनेंशियल बर्डन, सारा कर्जे वाला बर्डन किस पे आ गया था? थर्ड स्टेट पे आ गया था। तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेट में धीरे 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 हेट्रेड पैदा होनी शुरू हो गई थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों के लिए। ठीक है, तो कारण आपको समझ आ रहा है ना कि फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों। चलिए आगे जाने से पहले ये 2-3 डेफिनेशन एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो फ्रांस की करेंसी थी ओल्ड रिजीम में उसे लिवरे कहते थे। हमने पढ़ा कि तीथे नाम का टैक्स वो था जो कॉमन लोगों से बटोरा जाता था और चर्च बटोरता था अपने एग्रीकल्चर, फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10वां हिस्सा जो है वो चर्च ले लेता था। टाइले वो टैक्स था जो डायरेक्टली फार्मर्स या कॉमन पीपल दिया करते थे स्टेट को, यानी कि राजा को। ठीक है, तो ये तो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। अब आगे चलते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव। अच्छा, फ्रांस के लोगों की दिक्कतें कोई कम नहीं थी। देखो भाई, इतना बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जो हम आज तक एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, तो किसी एक बात की वजह से तो हुआ नहीं होगा, कोई एक मसला तो रहा नहीं होगा, मसले बहुत सारे थे। अब एक और मसला देखते हैं जहां लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो, फ्रांस में जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। 1715 से लेके 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। जैसे इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, वैसे ही फ्रांस में उस जमाने में ओवर पॉपुलेशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि खाने की कमी आ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाने का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? खाने की कमी पड़ जाएगी। और जब भी किसी चीज की कमी पड़ती है मार्केट में तो सबसे पहले पता है क्या होता है? उसके पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। याद करो, जब कोरोना शुरू हुआ था और सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था तो सैनिटाइजर छोटू छोटू बॉटल में 250, 300 रुपए का मिला करता था, क्योंकि उसकी कमी चल रही थी। सिमिलरली फ्रेंच सोसाइटी में फूड ग्रेन की कमी से फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी डिमांड बढ़ गई, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए,
अब फ्रांस के लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, पैसे उनके पास है नहीं, सैलरी उनकी बढ़ नहीं रही है, और मार्केट में ब्रेड से लेके बटर से लेके मिल्क से लेके सारी चीजों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखो, अमीर लोगों पे तो कोई फर्क आना नहीं, उनके पास तो इतना पैसा है कि बटर के प्राइसेस 5-6 रुपए बढ़ भी गए तो उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन गरीब लोगों के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमीरों और गरीबों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा था, और गरीब लोगों को अपनी जिंदगी व्यतीत करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। ऐसी ही सिचुएशन को बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब आप अपना सर्वाइवल, दुनिया में आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए ना सबसे पहले। तो जब आप अपना सर्वाइवल सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तब उसे बोला जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। अच्छा, नेचर भी नहीं साथ दे रहा था फ्रांस के लोगों का। जो बची कुची फसल होती थी वो भी कभी सूखा पड़ने से खराब हो जाती थी, कभी ओले पड़ने, सूखा का मतलब ड्रॉट, ओले का मतलब हेल, तो कभी सूखे से खराब हो रही है, कभी ओले से खराब हो रही है। तो ये साइकिल चले ही जा रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, लोग गुस्सा हुए जा रहे हैं, सर्वाइवल की क्राइसिस यानी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जो कि त्यों अटकी पड़ी है। और राजा रानी पार्टी कर रहे हैं भाई, उनको दिख ही नहीं रहा है कि लोग उनके परेशान हैं। तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहां लोगों के पास लाइवलीहुड, जिंदगी व्यतीत करने के लिए बेसिक चीजों की कमी आ गई थी, जो आपको इस फोटो से दिख रहा है, यही थी फ्रांस की हालत 18वीं शताब्दी में। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, विच इज ग्रोइंग मिडिल क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिससे पूरा चैप्टर डिफाइन होने वाला है। ये वही जनता की बात होने वाली है जो फ्रांस का रेवोल्यूशन कैरी आउट करेगी। तो इस टॉपिक को सबसे ध्यान से सुनना, ठीक है। 18वीं शताब्दी आते आते एक नए तरीके की पॉपुलेशन मार्केट में दिखना शुरू हो गई थी, वो थी मिडिल क्लास पॉपुलेशन। अभी तक हम देखते थे कि फ्रांस में लोग या तो अमीर होते थे या गरीब होते थे, फ्रांस में क्या पूरे यूरोप में। लेकिन अब ऐसी जनता आनी शुरू हो गई थी जो ना तो अमीर थी ना गरीब थी, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था, थोड़ा बहुत उसके पास एजुकेशन भी था। आपका सवाल होगा मैम क्यों? ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको बता रही हूं। इसका रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चा 17वीं 18वीं शताब्दी में ना 17-18 सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। मतलब इंडस्ट्रीज आनी, फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी जहां मशीनों से काम होता था, जहां हाथ से काम नहीं होता था। तो अब वो जनता जो मशीन से काम करती थी, जो वर्कर बन गई थी, उसके पास थोड़े से पैसे भी थे, थोड़ी सी एजुकेशन भी थी। ऊपर से कई ऐसे लोग थे जो बिजनेसमैन बन गए थे या बिजनेसमैन बन गए थे, और उन्होंने बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करके, एक्सपोर्ट करके, बाकी देशों में बेच के खूब सारा पैसा कमा लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसा माहौल बना कि मिडिल क्लास जनता धीरे धीरे इमर्ज करनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे मिडिल क्लास जनता बढ़ती गई। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन और पैसे दोनों थे, वो फ्रांस में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलने लग गए। और क्योंकि आपके पास एजुकेशन है और पैसा है, तो आपको कोई उल्लू तो बना नहीं सकता। तो मिडिल क्लास जनता जो थी फ्रांस की या यूरोप की, उसे ये बात समझ आती थी कि फ्रेंच सोसाइटी में सब कुछ ठीक नहीं है, फ्रेंच सोसाइटी में आज़ादी नहीं है, फ्रेंच सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव है, क्लर्जी और नोबिलिटी कम्युनिटी जो है एडवांटेज है, मतलब प्रिविलेज है, और जो थर्ड एस्टेट यानी कि कॉमन लोग हैं उनके पास प्रिविलेजेस नहीं है। तो ये बात मिडिल क्लास जनता को समझ आ रही थी। ऊपर से फ्रांस में कई सारे फेमस फिलोसफर्स हुए। ये सिर्फ फ्रेंच फिलोसफर नाम से फेमस नहीं थे, पूरी दुनिया में इनका गुणगान आज भी होता है। आप कभी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आपको इन्हीं को पढ़ने को मिलेगा। तो आज भी लोग जो है इन्हें बहुत पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और उस जमाने के लिए तो बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी। फिलोसफर्स होते हैं वो लोग जो ज्ञान की बातें करते हैं। तो फ्रांस के फिलोसफर बहुत ज्ञानी बातें करते थे। 3 नाम आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम जो है 3 ही नाम पढ़ेंगे। एक थे जॉन लॉक, एक थे रूसो, और तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक की बात करते हैं। अभी जॉन लॉक, एक सेकेंड, जॉन लॉक ने एक किताब लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप समझो मिडिल क्लास जनता, आप समझ गए कौन थी। अब आप समझो कि फ्रेंच फिलोसफर और मिडिल क्लास जनता के बीच का रिलेशनशिप क्या था। जो बातें फ्रेंच फिलोसफर बोलते थे, मिडिल क्लास जनता उन्हें सुनती थी और उन्हें पूरे फ्रांस में फैलाती थी। और यहीं से लोगों के दिलों और दिमाग में ये बात पनपी कि राजा जो करता है वो सब कुछ सही नहीं है, क्लर्जी जो करती है वो सब कुछ सही नहीं है। और यहीं से पनपी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस के फिलोसफर। एनीवे, जॉन लॉक ने एक किताब लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उस पे इन्होंने बोला था कि पहली बात तो भगवान मानना बंद करो राजा को। यूरोप में ना राजा को भगवान का रूप माना जाता था, डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन मतलब भगवान का रूप। तो जॉन लॉक ने बोला पहले तो भगवान मानना मत करो, राजा जो है इंसान गलती करते हैं। दूसरा,
एब्सोल्यूट राइट मत दो मोनार्क को, मतलब मोनार्क के हाथ में सारी पावर दे दोगे तो मोनार्क या राजा, मोनार्क का मतलब राजा, कुछ भी अच्छा कर सकता है कुछ भी बुरा कर सकता है। तो ये दो चीजें जॉन लॉक ने बोली थी। फिर थे रूसो। रूसो भी एक बहुत बड़े फेमस फिलोसफर थे, इन्होंने किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉन लॉक को मानते थे। इन्होंने जॉन लॉक की ही बात को थोड़ा सा और आगे ले गए थे। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला था अगर राजा को प्रजा पे राज करना है तो प्रजा और राजा के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, जैसा प्रजा राज करवाना चाहती है वैसा ही राजा को राज करना चाहिए। ये नहीं कि मनमानी कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, जनता आपकी दुखी है फिर भी आप राज कर रहे हो। तो इन्होंने बोला एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए राजा और प्रजा के बीच में, जहां प्रजा के हित की बात भी होनी चाहिए। तीसरे थे आपके मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने बोला था कि पावर को डिवाइड कर दो ना यार, अगर पावर को डिवाइड कर दोगे देश में तो फिर राजा के हाथ में सारी पावर नहीं रहेगी। जब राजा के हाथ में सारी पावर नहीं रहेगी तो फिर राजा मनमानी नहीं कर पाएगा। तो मोंटेस्क्यू बोल के गए थे कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और आप देखोगे इंडिया की डेमोक्रेसी में इसकी 3 तरीके से पावर डिवाइडेड है। दुनिया की मोस्टली डेमोक्रेसी में पावर इन्हीं 3 तरीकों से डिवाइडेड होती है। तो फ्रेंच फिलोसफर हुए ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट, तब बोल के गए थे, उस जमाने में जो बातें बोल गए थे वो आज भी दुनिया जो है फॉलो कर रही है। तो ये तीनों के तीनों फिलोसफर फ्रांस में बहुत फेमस हो गए थे। फ्रेंच फिलोसफर्स की बातें मिडिल क्लास जनता पढ़ती थी, जो मिडिल क्लास जनता इनकी बातें पढ़ नहीं पाती थी या अनपढ़ होती थी वो इनकी बातें सुनने के लिए पहुंचती थी। और फ्रेंच फिलोसफर के आइडियाज और बातें सैलून में डिस्कस होती थी, कॉफी की दुकानों में डिस्कस होती थी, बुक के स्टॉल पे डिस्कस होती थी, न्यूज़पेपर की शॉप पे डिस्कस होती थी। मतलब पूरा फ्रांस अब यही बातें कर रहा था कि कैसे राजा गलत है और कैसे सोसाइटी में इक्वालिटी आनी चाहिए। तभी एक और खबर फैल गई, अभी फ्रांस के लोग ऑलरेडी गुस्से में हैं, तभी एक और खबर फैल गई कि भाई लुई द 16 जो है टैक्सेस और बढ़ाने वाले हैं। अब टैक्सेस और बढ़ते तो किसका नुकसान होता, थर्ड स्टेट का नुकसान होता। तो थर्ड स्टेट के लोग थोड़ा सा और गुस्सा हो गए कि भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, हम वैसे ही दुखी हैं, तुम और टैक्सेस बढ़ा दो। राइट, चलिए अब चलते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इससे पहले कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन पढ़े थोड़ा सा एक प्रीकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि फ्रांस के राजा का नाम था लुई द 16, रानी का नाम था मेरी एंटोनियट जो शादी से पहले ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ये दोनों बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और मतलब राजा तो बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। और फ्रांस में सब कुछ सही नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, सोसाइटी 3 भाग में डिवाइडेड थी। 3 भाग में से तीसरा भाग जो था वो कॉमन लोगों का था। कॉमन लोगों को ही सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे, इसीलिए वो राजा से बहुत खुश नहीं थे। सर्वाइवल क्राइसिस भी थी क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे थे चीजों के और जनता खुश नहीं थी। अब चलते हैं इस टॉपिक पे, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। Louis XVI had to increase taxes because of the financial status of France during the time. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Very very important. फ्रांस में एक बड़ी अच्छी सी बात थी, अगर राजा को टैक्सेस बढ़ाने थे या राजा को कोई ऐसा मेजर डिसीजन लेना था तो वो अकेले अपने मन से नहीं ले सकता था, उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। इस मीटिंग का आप समझो एक तरीके से जैसे आज संसद लगती है ना डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में जैसे लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, वैसा ही कुछ इमेजिन करो। ओल्ड रिजीम वाले फ्रांस में यानी कि 1789 वाले फ्रांस में एस्टेट जनरल नाम की मीटिंग को बुलाया जाना पड़ता था, जिसमें बैठ के तीनों एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं ना वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि टैक्सेस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। तो फ्रांस में इस तरीके का अरेंजमेंट था कि आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बहुत सालों से एस्टेट जनरल की मीटिंग फ्रांस के किसी राजा ने नहीं बुलाई थी। लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी मीटिंग और अब बुलाई थी किसने, लुई द 16 ने। क्यों, क्योंकि फ्रांस पे कर्जे की वजह से फ्रांस को टैक्सेस और बढ़ाने थे, तो लुई द 16 ने सोचा मीटिंग बुला लेते। बोलोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि राजा इतना सोच रहा था, कंसिडरेट था, मीटिंग बुला के टैक्सेस बढ़ाना चाह रहा था। सुनो समझो अभी, देखो जरा। 5 मई 1789 लुई द 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द एस्टेट जनरल। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मई 1789 को लुई द 16 ने इस मीटिंग को बुलाया। मीटिंग में आने थे रिप्रेजेंटेटिव्स तीनों एस्टेट से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
फर्स्ट स्टेट बहुत छोटी कम्युनिटी थी, सेकेंड स्टेट उससे भी छोटी कम्युनिटी थी, थर्ड स्टेट में फ्रांस की 90% पॉपुलेशन आती थी। तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आने चाहिए थे? थर्ड स्टेट से आने चाहिए ना भाई। जितनी पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने लोग तो आने चाहिए। इसी को तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटी सी फर्स्ट कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कितने आए? 300। तो फर्स्ट से कितने लोग आए? 300। सेकेंड से कितने लोग आए? 300। और थर्ड से कितने लोग आए? 600। अब बोलोगे मैम 600 आए तो डबल आए? नहीं, थर्ड सोसाइटी, थर्ड स्टेट में 90% फ्रांस की जनता आती थी। 90% पॉपुलेशन को 600 लोग रिप्रेजेंट करें, ये बात बिल्कुल गलत थी। ऊपर से ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स में भी कॉमन लोगों में भी, जो थर्ड स्टेट में भी जो थोड़े से अमीर लोग थे ना, वो लोग आए थे। गरीब लोगों को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बनने का हक भी नहीं मिला था, और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। उन बेचारे लोगों ने खत पे अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजी थी कि कोई हमारा खत पढ़ लेगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना थर्ड स्टेट में उन्हें तो रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका भी नहीं मिला। Right, so the third states, the less educated member of third state, the poor member of the third state, and the women of the third state had to write letters because they were not allowed to be a representative. चलो कोई नहीं, मीटिंग बैठ गई, 300 लोग एक में, 300 लोग एक में, 600 लोग एक में, मीटिंग बैठ गई। अभी होना क्या चाहिए था? 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए था। थर्ड स्टेट बोल भी ये रहा था कि राजा साहब अगर 1 मेंबर 1 वोट होगा तो टैक्सेस बढ़ाने वाली बात में शायद थर्ड स्टेट जीत जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा ने ये बात ये कर दी, बिल्कुल डिसॉल्व कर दी, ये बात मानने से इनकार कर दिया कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए मीटिंग में, बल्कि उसने बोला 1 स्टेट 1 वोट होना चाहिए। तो भाई टैक्सेस देने थर्ड स्टेट को है, तो फर्स्ट स्टेट कभी क्यों मना करेगा टैक्सेस बढ़ाने के लिए? सेकेंड स्टेट क्यों मना करेगा टैक्सेस बढ़ाने के लिए? थर्ड स्टेट ही तो सिर्फ मना करेगा। तो 2 वर्सेस 1 कौन जीतेगा? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जीतेंगे। तो ये बात गलत थी। थर्ड स्टेट के मेंबर बोल रहे थे 1 मेंबर 1 वोट कर दो, राजा माना नहीं, मेंबर बिदक गए, और मेंबर जो है असेंबली छोड़ के प्रोटेस्ट में चले गए। कौन चले गए? थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर 600 लोग मीटिंग छोड़ के चले गए, गुस्से में आग बबूला होके मीटिंग छोड़ के चले गए। ठीक है, थर्ड स्टेट के मेंबर को लगता था कि वो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर नहीं है, बल्कि वो पूरे थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड स्टेट की जो भी मांगे हैं अब उन्हीं के ऊपर है कि वो मांगे पूरी करवाए राजा से। तो 5 मई को तो चले गए, 5 मई को तो कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद अगले महीने की 20 तारीख को, यानी कि 20 जून को ये लोग फिर से मिले। ये जो 600 के 600 लोग थे ना, ये लोग फिर से मिले। अभी कहाँ मिले? इतनी बड़ी जगह कहाँ है? तो गरीब लोग हैं ना, थर्ड स्टेट के लोग हैं। इतनी बड़ी जगह कहाँ थी जहाँ ये मीटिंग लगाए? तो पता है इन्होंने मीटिंग कहाँ लगाई? वर्सालिस नाम के शहर में एक टेनिस कोर्ट था जो बिल्डिंग के अंदर था। तो इंडोर टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने 20 मई 1789 को लगाई मीटिंग, और बोल दिया आज से हम थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, आज से हम नेशनल असेंबली हैं। और ये नेशनल असेंबली सांस तभी लेगी जब ये राजा की पावर कम कर देगी और जब ये फ्रांस में संविधान बना देगी। संविधान क्या होता है? संविधान होती है रूल बुक, जिसमें ये लिखा होता है कि किसकी क्या पावर है और कौन कितनी पावर एक्सरसाइज करेगा या करेगी। तो जब रूल बुक बन जाएगी तो राजा मनमानी नहीं कर पाएगा। तो नेशनल असेंबली ने ठाना कि वो अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करेंगे। चलिए, इसी को टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है, क्योंकि टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई थी, शपथ का मतलब होता है ओथ। ठीक है। preparatory sketch for a large painting by Jacques Louis David. The painting was intended to be hung in the National Assembly. इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई थी। तब फोटोग्राफी नहीं होती थी भाई, पेंटिंग से काम चलता था, तो पेंटिंग देख लीजिए आप। थर्ड स्टेट वॉज लेड बाय, अच्छा ऐसा नहीं था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के सारे लोग बदतमीज थे या सारे लोग गंदे थे। कुछ लोग थे जो थर्ड स्टेट की बात को समझ रहे थे और थर्ड स्टेट को सपोर्ट भी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहा था ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो 2-4 इक्का दुक्का ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया वालों की साइड थे। ठीक है, तो ऐसा होता है हमेशा, सब लोग एक सोसाइटी में गलत नहीं होते हैं। तो मीराबू एबेसियस नाम के फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के जो लोग हैं वो थर्ड स्टेट की तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ाई लड़ रहे थे। एबेसियस ने तो एक बढ़िया सा पैम्फलेट भी लिख दिया था व्हाट इज अ थर्ड स्टेट करके, ताकि पूरी फ्रेंच सोसाइटी को समझ आए कि थर्ड स्टेट कौन है, थर्ड स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, और लोग थर्ड स्टेट को जान के फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से जो बढ़िया काम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सही साइड से लड़ाई लड़ रहे थे।
ठीक है। अब तो नेशनल असेंबली तो बिजी थी भाई, नेशनल असेंबली ने सोचा भाई हमारे पास तो बहुत बड़ा काम है, फ्रांस का जो है संविधान लिखना है। तो 1789 से 1791 तक 2 साल तक नेशनल असेंबली तो हो गई बिजी। अब नेशनल असेंबली बिजी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच सोसाइटी में बाकी सब लोग खुश थे, लोग तो दुखी थे। एक सिवियर सा विंटर आया था 1789 में, बहुत सिवियर विंटर आया था। सिवियर विंटर का मतलब कड़ाके का जाड़ा पड़ा था, कड़ाके का जाड़ा पड़ा था, बर्फ की वजह से सारी फसल हो गई थी खराब। फसल खराब हो गई थी तो ब्रेड के प्राइसेस वैसे ही आसमान छू रहे थे, थोड़े से और बढ़ गए। ऊपर से जो ब्रेड शॉप के ओनर थे यानी कि बेकर थे, वो इतने चालू थे, उन्हें लग रहा था कि ब्रेड शॉप में होर्डिंग करके रख ले, होर्डिंग का मतलब दबा के रख ले, छुपा के रख ले सारी ब्रेड, मार्केट में जैसे जैसे शॉर्टेज होगी वैसे वैसे सामान के प्राइसेस बढ़ेंगे। भैया आपने भी देखा होगा मंडी में एकदम से कभी क्या होता है, टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं। कभी कभी होता है कि फसल खराब हो जाती है इसलिए प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इसलिए भी प्राइस बढ़ते हैं क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो सारी की सारी प्याज सारे और सारे टमाटर को छुपा के रख लेते हैं। उन्हें लगता है जब मार्केट में कमी होगी तो वो प्राइसेस बढ़ा पाएंगे और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन फ्रांस में आई। तो औरतें बड़ी दुखी हो गई क्योंकि औरतें क्या करती थी, लंबी लंबी लाइन में खड़ी रहती थी कि अभी हमारा नंबर आएगा, हमें ब्रेड मिलेगा, ब्रेड मिलेगा। जब तक उनका नंबर आता था बेकरी जो है बंद हो जाती थी, तो उन्हें गुस्सा आता था, तो उन्होंने बेकरी पे अटैक करना शुरू कर दिया। याद रखो बच्चा, 1789 में कोई एक बड़ी क्रांति नहीं हुई थी जिसे आप फ्रांस का रेवोल्यूशन बोलते हो, छोटी 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 क्रांतियों को आप मिला के फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हो। तो एक क्रांति उसमें से ये भी थी कि औरतें पूरे फ्रांस में ब्रेड शॉप पे अटैक करना शुरू हो गई थी। तो राजा को लगा कि यार सोसाइटी में तो बहुत अनरेस्ट हो रहा है, सोसाइटी में तो लोग लड़ रहे हैं, दुकानों पे लड़ाई वड़ाई हो रही है। तो राजा साहब ने अपनी आर्मी को भेजा पेरिस के अंदर कि जाओ थोड़ा देखो लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। अब जनता जो है थर्ड स्टेट की और बिदक गई कि एक तो हमारे पास खाना खाने के लिए नहीं है, एक तो हम ब्रेड शॉप पे अटैक कर रहे हैं, दूसरा तुम हमें ही मारा पीटी कर रहे हो। ठीक है, बिदक गई। अब देखो स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल 14 जुलाई 1978 नहीं आएगा, 1789 आएगा। एक सेकेंड, मैं बोलूं शताब्दी कैसे बदल गई। 1789, हाँ जी, 14 जुलाई 1789 को जो एजिटेटेड मतलब गुस्सैल, एंग्री क्राउड फ्रांस में बास्टाइल पे अटैक करने चला गया। अब बास्टाइल क्या था, राजा की डेस्पोटिक पावर का सिंबल था, मतलब राजा की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था। तो लोगों को लगा ये राजा बड़ा महान बनता है ना अपने आप को, हमें जेल में डालता है, हमें जेल में डालता है, हम जेल को ही तोड़ देंगे, सारे प्रिजनर्स को भगा देंगे, तब इसे मुंह पे चमाटा पड़ेगा, इसे पता चलेगा कि थर्ड स्टेट भी क्या चीज है। तो लोगों ने ये सोच के बास्टाइल पे अटैक कर दिया। अब ये तो हो गया शहरों में, शहरों में कहीं ब्रेड शॉप पे अटैक हो रहा है, कहीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाया जा रहा है। गांव की बात करते हैं, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। गांव में ये र्यूमर फैल गया, मतलब ये अफवाह फैल गई कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है ना, पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो गुंडे लेके, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब गुंडे लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फसल खराब कर देंगे छोटे फार्मर्स की। ये अफवाह फैली, ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, लेकिन जैसे ही ये अफवाह फैली वैसे ही छोटे फार्मर्स को लगा इससे पहले बड़े फार्मर्स गुंडे लेके आके हमारी फसल खराब कर दे, थर्ड स्टेट के मेंबर्स की फसल खराब कर दे, उससे पहले हम ही उनके घरों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ द फियर, बेचारे डर के मारे छोटे फार्मर्स ने कई फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट्स में होस को उठा के, पिचफोक्स को उठा के, मतलब कि खेती करने वाले जो बड़े बड़े औजार होते हैं ना, उन्हें उठा के हवेलियों पे अटैक करना शुरू कर दिया। चाटुआ का मतलब होता है बच्चा हवेली, है जो फोटो दिख रही है आपको, चाटुआ दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी। बड़ी बड़ी हवेलियां किसको बिलोंग करती थी, नोबिलिटी को बिलोंग करती थी, यानी कि फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करती थी। तो फर्स्ट स्टेट के मेंबर पे छोटे फार्मर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया, फावड़े वावड़े लेके। देखो नीचे हो भी दिखाया हुआ है, पिचफोक भी दिखाया हुआ है, ये दोनों खेती में काम आते हैं। मेनर का मतलब भी हवेली होता है बच्चा, चाटुआ का मतलब भी हवेली होता है, अलग अलग नाम है, चाटुआ मेनर एक ही बात है। कहने का मतलब है अमीर लोगों के घर पे गरीब लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। और तो और फार्मर्स ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी, उन्होंने ग्रेन्स को होर्ड करना शुरू कर दिया, जो भी फ्यूडलिज्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, वो जलाने शुरू कर दिए, बड़े लैंडलॉर्ड के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। बेचारे बड़े लैंडलॉर्ड डर के मारे घर छोड़ के चले गए, कई लोग तो देश ही छोड़ के चले गए, दूसरी कंट्री में ही जाके बस गए। इस तरीके का माहौल बन गया और इसी को बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजा डर गया, राजा को लगा इससे पहले मेरी गर्दन पकड़ ली जाए और मेरी फैमिली की गर्दन पकड़ ली जाए, लोगों की बात मान लेते हैं। लुई द 16 ने 1789 के रेवोल्यूशन के बाद फाइनली लोगों की बात मानी, थर्ड स्टेट की लोगों की बात मानी, नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिकॉग्नाइज किया, और इसी को बोला जाता है ऑगस्ट डिक्री। जल्दी से ब्रश अप करती हूँ,
5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी जो असफल रही थी। उस मीटिंग के बाद थर्ड स्टेट के मेंबर बिदक के चले गए थे। 20 मई को मिले थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। पीछे से फ्रांस में रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। राजा बेचारा डर गया था और राजा ने डर के मारे ऑगस्ट डिक्री पे साइन कर दिया था। ठीक है, ये है एक सेंटेंस में स्टोरी। तो ऑगस्ट डिक्री साइन की गई थी 4 अगस्त 1789 को, और इस डिक्री के साथ फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया गया था। जो भी टैक्सेस वगैरह थे फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, छोटे फार्मर्स को, बड़े लैंडलॉर्ड्स को जो पैसे देने पड़ते थे वो अब नहीं देने पड़ते थे। क्लर्जी को जो पैदाइशी तौर पे जो प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस मिलते थे वो भी अबॉलिश कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। तीथे नाम का जो टैक्स था वो खत्म कर दिया गया था। इनफैक्ट चर्च के पास जो भी लैंड था, इतने सारे सालों से चर्च ने जिस लैंड पे कब्जा कर रखा था, अलग अलग चर्च ने, वो सारा का सारा लैंड कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, मतलब कि जब्त कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। जब्त करना, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। तो मतलब ये जब्त वब्त करने से पता है क्या हुआ? जो 2 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ था ना फ्रांस पे, वो सारा का सारा बरामद हो गया, क्योंकि इतना सारा लैंड चर्च जो है कॉन्फिस्केट करके बैठा था कि जब चर्च से लैंड छीना गया तो पता चला कि यार कर्जा उतर जाएगा इतने में। तो ऑगस्ट डिक्री काफी सफल हुई। अब आपको लगेगा मैम हैप्पीली एवर आफ्टर आ गया फ्रांस में, तो राजा सुधर गया, लोग खुश हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। अभी तो फ्रांस बस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। चलो आगे जाने से पहले थोड़ा ये डिटूर लेके चलते हैं, थोड़ा समझते हैं मोनार्की क्या होती है भाई। मोनार्की होती है रूल ऑफ द किंग। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है अ गवर्नमेंट इन विच, एक ऐसी सरकार जिसमें जो हेड होते हैं या होती हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, बल्कि इलेक्शन से जीत होती है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है रूल ऑफ द पीपल या रूल बाय द पीपल, राइट। तो मोनार्की, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी समझ आया। अब फ्रांस जो है पहले एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करता था। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब सिर्फ राजा का राज चलता था, राजा के आगे किसी की नहीं चलती थी। अब क्योंकि फ्रांस में नेशनल असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो फ्रांस क्या बन गया था? रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। मतलब अभी भी फ्रांस का हेड जो है वो लुई द 16 था, लेकिन फिर भी लुई द 16 की पावर कम हो गई थी और फ्रांस में एक संविधान इंट्रोड्यूस हो गया था जिसके साथ लुई द 16 को राज करना था। ठीक है जी, चलिए 1791 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, नेशनल असेंबली ने बना लिया। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के राजा की पावर, मोनार्क मतलब राजा की पावर को कम कर दिया। और इससे पहले क्या होता था कि लॉज जो है राजा बनाया करता था। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉज बनाने की जिम्मेदारी राजा से उठ के नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई। पावर जो है सिर्फ राजा के पास नहीं थी, पावर जो है जैसा कि मोंटेस्क्यू सिखा के गए थे वैसे पावर जो है अब फ्रेंच सोसाइटी में डिवाइड हो गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो फ्रांस एब्सोल्यूट रूल से आ गया था, लिमिटेड पावर्स पे राजा के पास अब कम पावर थी एज कंपेयर टू बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, 1 सेकेंड। तो नेशनल असेंबली के पास नए संविधान के साथ नेशनल असेंबली के पास जो है लॉज बनाने की पावर आ गई थी, लेकिन अभी भी फ्रेंच सोसाइटी में सब कुछ ठीक नहीं था। गड़बड़ क्या हुई वो मैं बताती हूँ। देखो पुराने जमाने की बात हो रही है ना, लोगों के पास इतना दिमाग था नहीं कि लोग सोसाइटी में इक्वालिटी वगैरह मेंटेन करते। पहले की सोसाइटी में ना इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था, सब लोग को पता ही नहीं था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अभी भी 1791 के बाद संविधान बना, लेकिन संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। संविधान ने सोसाइटी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग को बोला जाता था पैसिव सिटीजन, एक भाग को बोला जाता था एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को वोटिंग का अधिकार था, पैसिव सिटीजन को वोटिंग का अधिकार नहीं था। पैसिव सिटीजन में वो लोग आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और पूरे फ्रांस की सारी औरतें आती थी पैसिव सिटीजन में। तो ऑल विमेन प्लस मेन विदाउट प्रॉपर्टी वर पैसिव सिटीजन।
एक्टिव सिटीजन में ऐसे आदमी आते थे जो 25 साल से ऊपर थे, जो टैक्स देते थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो आप देख रहे हो, अमीर लोगों को वोटिंग का हक था, गरीब लोगों को वोटिंग का हक नहीं था। आदमियों को फिर भी वोटिंग का हक था, अमीर आदमियों को, गरीब आदमियों को वोटिंग का हक नहीं था, और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं था। औरतों को तो पैसिव सिटीजन बोला जाता था। तो अगर आपको इलेक्टर बनना है फ्रांस में, फ्रेंच सोसाइटी में, तो आपको एक्टिव सिटीजन वाली कैटेगरी में रहना पड़ता था। आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना पड़ता था फ्रांस में, मतलब जितना टैक्स दोगे उतना आपकी वोटिंग राइट्स मिलेंगे आपको। अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो आप पैसिव सिटीजन में काउंट होगे। तो इस तरीके का सिस्टम चलता था। ये देखो आप, ये आपकी फोटो दे रखी है एनसीईआरटी में। पहले क्या करते थे, एक्टिव सिटीजन जो थे वो वोटिंग करते थे, वोटिंग करके वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती थी, इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी। वोटिंग करके वो इलेक्टर चूज करते थे। मान लो 28 मिलियन पॉपुलेशन है, नहीं 4 मिलियन, टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन लोगों को वोटिंग का हक मिला। उन 4 मिलियन का मतलब 40 लाख लोगों ने 50,000 मैन को वोट करके जिताया। वो 50,000 मैन ने फिर नेशनल असेंबली इलेक्ट की, जिसमें 745 मेंबर हुए। नेशनल असेंबली लॉज बनाती थी। इधर राजा था, राजा के पास भी थोड़ा बहुत लॉज बनाने का थोड़ा बहुत पावर थी, लेकिन सारी पावर जो है अभी नेशनल असेंबली के पास धीरे धीरे जाती जा रही थी। और यही एक्टिव सिटीजन जुडिशरी भी इलेक्ट करते थे, यानी कि जो भी कोर्ट हुआ करते थे रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, उसके भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट एक्टिव सिटीजन किया करते थे। तो ये कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि वोटिंग कैसे होती थी फ्रांस में। बस ये फोटो दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, अब संविधान बना है तो संविधान के पहले पन्ने को क्या बोला जाएगा, प्रियम्बल बोला जाएगा? नहीं, उस जमाने में फ्रेंच सोसाइटी में जो संविधान बना था उसके पहले पन्ने को बोला जाता था डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देख रहे हो आप, संविधान के पहले पन्ने में ही औरतों का नाम गायब है, सिर्फ मैन एंड सिटीजन बोला है, विमेन एंड सिटीजन नहीं बोला है। एनीवे, जो ये संविधान बना था इसने कुछ अधिकार दिए थे फ्रांस के सिटीजन्स को। ये वो अधिकार थे जिन्हें नेचुरल बोला गया और इनएलिएनेबल बोला गया। इनएलिएनेबल का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति ने आपको दिए हैं। मतलब कि अगर आप फ्रेंच सोसाइटी में सिटीजन हो तो आपके पास ये हक होना चाहिए। हक मिला था जिंदगी का, हक मिला था स्पीच का, यानी कि जो बोलना है बोल सकते हो, राजा को क्रिटिसाइज करना है कर सकते हो। हक मिला था ओपिनियन का, अपने भाव व्यक्त कर सकते हो, अपने ओपिनियंस व्यक्त कर सकते हो। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का, यानी लॉ के आगे आप इक्वल हो। राजा ने गलती की है तो भी उतनी सजा मिलेगी, आपने गलती की है तो भी उतनी ही सजा मिलेगी। और ये फ्रांस की स्टेट की जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि सारे सिटीजन्स को जो ये हक मिले हुए थे उन हक की रक्षा की जाए। अगर आंच आए इन हक पे तो जो है गवर्नमेंट को काम करना था। तो ये बना था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पहला पन्ना था डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। चलिए, तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ से चैप्टर थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अभी तक हमने देखा कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया, नेशनल असेंबली ने लॉ बनाने की ताकत अपने हाथ में लेगी, फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, प्रेम्बल भी पढ़ लिया हमने, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी पढ़ लिया हमने। अब राजा की चतुराई पढ़ेंगे हम। राजा की चतुराई उस पर कितनी महंगी पड़ी और कैसे उसकी मौत हुई और रानी को भी मौत के घाट उतारा गया, अब वो समझेंगे। लुई द 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ द प्रशिया। लोगों को लगा था कि राजा बात मान गया है, उसने ऑगस्ट डिक्री पे साइन कर दिया है तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, राजा तो ढोंग कर रहा था, षड्यंत्र रचा रहा था। लोगों के सामने तो उसने ऑगस्ट डिक्री पे साइन कर दिया, लेकिन पीछे से वो प्रशिया, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, बहुत पावरफुल देश हुआ करता था, उसके राजा के साथ नेगोशिएशन करने लग गया कि भाई मेरे देश में तो बहुत क्रांतिकारी हो गए हैं, तुम मेरा साथ दो तो मैं इन क्रांतिकारियों को मार डालूं, मैं इन क्रांतिकारियों को मजा चखा दूं, फिर जो है मोनार्की पूरे यूरोप में फिर से स्थापित हो जाएगी। देखो भाई, डर ये ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि अगर फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई तो फिर आसपास के जो देश है यूरोप के, वो भी अपनी मोनार्की खत्म करने पे आ जाएंगे, हर जगह की जो जनता है वो रिवोल्ट करने पे आ जाएगी। तो फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे बाकी देशों के राजा, ठीक है। तो Before the king could do anything, the National Assembly voted in April 1792, declared war on Prussia and Austria. तो इससे पहले कि राजा साहब कुछ कर पाते, प्रशिया उनकी मदद कर पाता, नेशनल असेंबली को इस बात की भनक लग गई और नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया तो ससुराल था, लुई द 16 का ससुराल था, तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी कि अब हम तुम्हें मजा चखाएंगे, तुमने हमें मारने की कोशिश की, अब देखो तुम।
फ्रांस की सोसाइटी में सैकड़ों वॉलंटियर इकट्ठा होने लग गए, जो लोग खुद से जाते थे। वॉलंटियर करने का मतलब खुद से आर्मी ज्वाइन करने लग गए फ्रेंच सोसाइटी में। लोगों को लग रहा था ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव मिटाने वाली लड़ाई है, क्योंकि राजा और राजा के सपोर्टर अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, कॉमन लोग गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे। तो फ्रांस के लोग इस लड़ाई को देख रहे थे, द वॉर बिटवीन द किंग एंड द कॉमन पीपल। तो बहुत लोग जा रहे थे, खूब बढ़ बढ़ के लोग जो है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और लोग जब जाते थे तो गाने वाने गाते हुए चलते थे। जैसे देखते हो ना आप, हमारी जब इंडिया की लड़ाई थी जो आज़ादी की, तो हमने भी वंदे मातरम, जनगण मन जैसे खूब सारे गाने बनाए, खूब सारी पोएम्स बनाई, है ना, ताकि हमारे देश का जो मोराल है वो बढ़ता रहे और हम लड़ाई में कभी अपने कदम पीछे ना उठाए। तो जब फ्रांस के लोग लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ, तो वो भी देशभक्ति के गीत गाते हुए चलते थे। ऐसा ही एक गीत था मार्सेलिस नाम का। मार्सेलिस तब के बहुत फेमस पोएट ने लिखा था, जिसका नाम था रॉजर डे लिस्ले। ठीक है, आज वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो आप जानते हो कि वंदे मातरम, जनगण मन जिस जमाने में लिखे गए थे, आज वो हमारे देश में क्या अहमियत रखते हैं। उसी तरीके से मार्सेलिस रॉजर डे लिस्ले ने लिखा था, जो तब ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ लड़ाई में गाया गया था, लेकिन आज वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। नेक्स्ट, the Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living. Large section of the population were convinced that the revolution had to carry it further, as the constitution gave political rights to only richer section of the society. कहानी में ट्विस्ट ये है कि रेवोल्यूशनरी वॉर हुई, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ फ्रांस ने, नेशनल असेंबली ने लड़ाई छेड़ी। लड़ाई में लॉस हुआ दोनों साइड से, ऑस्ट्रिया का भी लड़ाई हुआ, प्रशिया का भी लड़ाई हुआ, उनका भी लॉस हुआ, और फ्रांस का भी लॉस हुआ, बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। अब ऑलरेडी फ्रांस में गरीबी चल रही थी, गरीबी जो है बढ़ गई। ऊपर से लड़ाई लड़ने गए कौन थे? आदमी गए थे, ऐसे आदमी जिनकी बॉडी में कोई विकार नहीं था, जिनके एबल बॉडीड मेन थे, वो तो सारे लड़ाई लड़ने लड़ गए। पीछे से छोड़ गए घर पे औरतों को। तो अब औरतों को बाहर का भी काम करना पड़ रहा था, पैसे भी कमाने पड़ रहे थे, घर में बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ रही थी। तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में औरतों के ऊपर डबल जिम्मेदारियां आ गई। ऊपर से फ्रांस की सोसाइटी में अभी भी ऐसे कुछ आदमी थे जिन्हें लग रहा था कि रेवोल्यूशन जो है कैरी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में राजा हट गया है, राजा को सीन से हमने हटा दिया है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आई है, क्योंकि जो संविधान बना है वो वोटिंग राइट दे तो रहा है, लेकिन सिर्फ अमीर लोगों को दे रहा है। व्हाट अबाउट द गरीब लोग, है ना? तो गरीब लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था। तो अभी भी फ्रांस की सोसाइटी में जो गरीब से गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, जो टैक्स नहीं पे करते थे, जिनके पास लैंड नहीं था, जिन्हें वोटिंग राइट नहीं था, वो अब धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू हो गए थे। ऐसा ही एक क्लब था जैकोबिन क्लब। देखो बच्चा, आपने देखा होगा जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर भी एग्जिस्ट करती थी, जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी एग्जिस्ट करती थी, बहुत सारी पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। ये पार्टीज और ये क्लब्स इसलिए एग्जिस्ट करना जरूरी होते हैं क्योंकि जब लोग एक साथ आगे एक छत के नीचे अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं तो रेवोल्यूशन अच्छे से होता है। सिमिलरली जब फ्रेंच सोसाइटी में गरीब लोगों को लग रहा था कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो वो अपने आप को पॉलिटिकल क्लब बनाया करते थे, यानी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज किया करते थे, यूनाइट किया करते थे। सबसे बड़ा क्लब जो था फ्रेंच सोसाइटी में उस वक्त का, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते थे ये लोग? लेस प्रॉस्पेरस, यानी कि गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते थे। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के एक चर्च के ऊपर रखा गया है जिसका नाम था सेंट जैकोब। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। जगह जगह जैकोबिन क्लब के नए वो खुल गए थे, ब्रांचेस खुल गई थी। जैकोबिन क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं था, बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई थी। कहने की बात यह है कि क्लब्स खुल तो रहे थे लेकिन क्लब्स में औरतों को एंट्री नहीं थी। अभी भी सारे आदमी बैठ के डिस्कशन करते थे, औरतों को ना तो वोटिंग का हक था, ना कोई उन्हें वोटिंग का हक दिलाने के मूड में था। तो औरतें बेचारी अपना खुद का क्लब बनाया करती थी, खुद अलग से प्रोटेस्ट किया करती थी, क्योंकि उन्हें आदमी अपने क्लब में एंट्री नहीं देते थे। लेकिन फिर भी औरतों को जो है इग्नोर किया जाता था, साइड लाइन किया जाता था। ठीक है, जैकोबिन क्लब की बात करते हैं। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बेकर, छोटे छोटे आर्टिस्ट, छोटे छोटे कारपेंटर, टीचर्स, ये लोग, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था इनके पास। ये लोग कपड़े भी थोड़े नॉर्मल से ही पहनते थे। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस में सब लोग जो है लैविश कपड़े पहना करते थे जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता था। लेकिन जैकोबिन क्लब के मेंबर ये बात प्रूव करना चाहते थे कि गरीबी और अमीरी से फर्क नहीं पड़ता है, गरीब लोग भी पावरफुल बन सकते हैं। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर फैंसी कपड़े नहीं पहनते थे, स्ट्राइप्ड पजामा पहना करते थे, यानी कि धारियों वाला पजामा पहना करते थे, सर पे लाल टोपी लगाते थे। लाल टोपी का मतलब था कि ये लोग लिबर्टी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाना चाहते हैं। और इनका जो लीडर है उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। बच्चा, जैकोबिन क्लब पे शॉर्ट नोट हमेशा आता है पेपर में, तो ये बातें याद रखिएगा।
मेंबर थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, कपड़े अलग से पहनते थे, स्ट्राइप पजामास, लाल टोपी का मतलब लिबर्टी, लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फोटो दिखाती हूँ, फोटो कहाँ गई। इस तरीके से रहते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर। इनको पता है क्या बोला जाता था? सैंस कुलॉट्स बोला जाता था। सैंस का मतलब विदाउट, कुलॉट्स का मतलब नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस ना बच्चा एक इस तरीके का गारमेंट होता है जो फैंसी फ्रांस में अमीर लोग पहना करते थे। कपड़ों के ऊपर ना नी ब्रीचेस पहना करते थे वो, इस तरीके के, जैसे लेग वार्मर चले ना आजकल फैशन में, वैसे तब नी ब्रीचेस चलते थे। तो अमीर लोगों के पास ही इतना पैसा होता था कि वो नी ब्रीचेस पहना करते थे। लेकिन जैकोबिन क्लब के मेंबर तो क्या थे? गरीब थे, तो वो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहना करते थे, इसलिए उन्हें फ्रेंच सोसाइटी में कई बार प्यार से सांस कुलॉट्स यानी कि विदाउट कुलॉट्स भी बोला जाता था। Sans clause wore in addition red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. Summer of 1792. Finally, धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जैकोबिन क्लब जो है फेमस होता गया। जैकोबिन क्लब के मेंबर बढ़ते गए और फाइनली 1792 में जैकोबिन क्लब के मेंबर ने पेरिस के लोगों को कन्विंस कर लिया, लोगों को मना लिया ये बात मानने के लिए कि जब तक राजा और रानी जिंदा हैं तब तक फ्रांस का भला नहीं हो सकता। तो अगस्त 1792 को पेरिस के खूब सारे लोग जो ऑलरेडी फूड की शॉर्टेज से, बढ़ते प्राइसेस से, बढ़ते टैक्सेस से बहुत परेशान थे, वो सारे के सारे गरीब लोग उठ के पता है कहाँ गए? राजा के महल में। अब बोलोगे मैम राजा का महल तो वर्साइलेस में था। बच्चा महल चेंज होते रहते हैं, गर्मियों में कहीं और रहते हैं, सर्दियों में कहीं और रहते हैं। तो अभी गर्मियों की बात चल रही है, तो गर्मियों का महल था पैलेस ऑफ टुलेरिस। पेरिस के लोग जैकोबिन क्लब के लीडर्स के साथ मिलकर पैलेस ऑफ टुलेरिस में गए, राजा और रानी के गार्ड्स को मार दिया, राजा और रानी को बंदी बना लिया, हॉस्टेज मतलब बंदी बनाना। बाद में नेशनल असेंबली ने वोट किया कि अब रॉयल फैमिली जो है बंदी ही बन के रहेगी, उम्र कैद में रहेगी, इम्प्रिजेंट रहेगी, और फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया गया। राजा और रानी को बंदी बना के बोला गया फ्रांस में राजा और रानी नहीं है, ये लोग तो वैसे ही हमारे सगे नहीं थे, हमारे लिए इन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया, हम इन्हें राजा और रानी नहीं मानते हैं। फ्रांस जो है अब क्या है? रिपब्लिक है। बढ़ाया था ना पहले, रिपब्लिक क्या होता है? जहां पे आप अपना लीडर चूज करते हो। अभी तक फ्रांस का लीडर कौन था? ये था लुई द 16। लुई द 16 को किसी ने इलेक्ट नहीं किया था, वो राजा था, राजा का बेटा राजा बनता, उसका बेटा भी राजा ही बनता। अब फ्रांस में राजा और रानी को बंदी बना के बोला गया कि फ्रांस में इलेक्शन होंगे और अपना लीडर जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, हम खुद से चूज करेंगे। तो अब वोटिंग का अधिकार सबको दिया गया। फाइनली जैकोबिन क्लब की वजह से वोटिंग का अधिकार सारे आदमियों को दिया। ऐसे आदमी जो 21 साल से ऊपर थे, नो मैटर उनके पास प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी, उन्हें वोटिंग का हक दे दिया गया। अब आप बोलोगे मैम व्हाट अबाउट द विमेन? नहीं, औरतों को अभी भी साइडलाइन रखा जा रहा था, औरतों का वोटिंग का अधिकार नहीं था। नया इलेक्शन हुआ, नए इलेक्शन से नया संसद बैठा, नई असेंबली इलेक्ट हुई, नई असेंबली को बोला गया कन्वेंशन। एक बार ब्रीफ कर देती हूँ बच्चा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1791 में बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सोसाइटी में सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, एक्टिव सिटीजन्स को थे, पैसिव सिटीजन्स को नहीं थे, राइट। 1792 में राजा को बना लिया बंदी, 1792 में नई इलेक्शन हुए, न्यू इलेक्शंस। 1792 में एक्टिव और पैसिव सिटीजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वोटिंग राइट सारे आदमियों को दिए गए। और नई असेंबली इलेक्ट हुई, जिसका नाम रखा गया कन्वेंशन। फ्रांस बन गया रिपब्लिक। और फ्रांस का हेड कौन बना बच्चा? नया हेड कौन था फ्रांस का? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का जो हेड था ना, उसी को फ्रांस का हेड बना दिया गया। ठीक है, ये है समरी। तो मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया फाइनली 21 सितंबर 1792 में,
और फ्रांस को डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक। हेरिडिटी मोनार्की यानी राजा का बेटा राजा अब नहीं बनना था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अब इलेक्ट होना था और वो हेड बना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। सवाल ये आता है कि राजा और रानी के साथ क्या किया, तो बहुत गलत हुआ। राजा और रानी को ट्रीजन के नाम पे, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, क्या मतलब होता है, देशद्रोह, देशद्रोह के नाम पे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया बीच चौराहे पे। चौराहे का नाम था प्लेस डेला कॉनकॉर्ड। बीच चौराहे पे सारी जनता के सामने गुलेटिन नाम की मशीन से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, राजा को भी रानी को भी। राजा को मारा गया 21 जैन 1793 और कुछ महीनों बाद रानी को भी मार डाला गया। ठीक है, तो सेम ही चीजें हुई, राजा और रानी को मार दिया गया और थर्ड स्टेट के मेंबर बड़े खुश हो गए। और अब फ्रांस में, अब आपको लग रहा होगा मैम अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर आ गया होगा, अभी भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं आया था, पर गुलेटिन नाम की मशीन से मारा था। गुलेटिन नाम की मशीन बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। पता कैसे होती थी, दोनों साइड पे होता था लकड़ी के डंडे, लकड़ी के डंडों पे यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता था, तिरछा ब्लेड लगा होता था, ब्लेड बंधा हुआ होता था रस्सी से जिसे एक आदमी कंट्रोल करता था। यहाँ पे एक आदमी को सुलाया जाता था और जब ये आदमी रस्सी छोड़ता था, ये वाला नंबर 1 आदमी जब रस्सी छोड़ता था तो फिर ये ब्लेड जो है गिर जाता था और जो भी नीचे आदमी या औरत सोए हुए होते थे उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। तो बिहेड करने के लिए मशीन इस्तेमाल होती थी गुलोटाइन। आगे मैं इसकी फोटो दिखा दूंगी। अभी चलते हैं आगे रीन ऑफ टेरर पे। तो फ्रांस का नया हेड बना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने फ्रांस पे राज किया सिर्फ 1 साल, 1793 से 1794। इसी एरा को, इसी 1 साल को बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब दहशत का राज। क्यों? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अच्छा आदमी नहीं था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर पूरे फ्रांस में सब लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था उसको पनिश करना चाहता था, जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसे अपने दुश्मन की तरह देखता था, चाहे वो नोबिलिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो क्लर्जी से बिलोंग करते हो, चाहे वो उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना बिलोंग करते हो। अगर आप मैक्सिमिलियन के खिलाफ बोलोगे तो वो आपको अरेस्ट करा देगा, वो आपको जेल में डलवा देगा, उम्र कैद करवा देगा और गलती से आपका अगर जुर्म प्रूव हो गया तो आपको गुलेटिन नाम की मशीन से मौत के घाट भी उतार देगा। तो एक तरीके का डिक्टेटर बन गया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फ्रांस में लोग इससे खुश नहीं थे। देखो ये थी गुलेटाइन, मैंने आपको बताया था। इसका नाम पड़ा क्योंकि इसको जिस आदमी ने इसे इन्वेंट किया था उसका नाम भी डॉक्टर गुलेटाइन था। इस तरीके की दिखती थी। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी हुई है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यही मशीन को यूज करके लोगों को मारता था। खूब सारे उसने चेंजेस किए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर में, 3 मार्क्स के लिए भी आता है, 5 मार्क्स के लिए भी आता है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के राज को रीन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं उसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि वो आदमी इतना अजीब था कि उसने मैक्सिमम सीलिंग लगा रखी थी वेजेस में, प्राइसेस में। मतलब जो भी आप काम करोगे, आप उस जो सामान बेचोगे, अगर आप क्रॉप बेच रहे हो तो आपकी क्रॉप पे एक फिक्स्ड प्राइस है, उससे ऊपर या उससे नीचे आप नहीं बेच सकते हो। नीचे बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते हो। मैक्सिमम सीलिंग लगा दी है। मतलब 100 रुपए किलो अगर आलू बिकेंगे तो 100 रुपए किलो ही बिकेंगे, आप 110 रुपए नहीं मांग सकते। या आप कारपेंटर हो, अगर आप एक बार घर बनाने का या कारपेंटर टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने का अगर आप 200 रुपए लेते हो तो 200 रुपए ही लोगे, फिर उससे ऊपर नहीं मांग सकते। तो काम पे और प्रोडक्ट्स पे उसने मैक्सिमम जो है एक सीलिंग लगा दी थी। मीट को और ब्रेड को राशन करता था, मतलब फैमिली में जितने मेंबर होते थे उस हिसाब से मीट और ब्रेड मिलता था मार्केट में। इक्वालिटी ब्रेड मिलता था मार्केट में। अब देखो यार, फ्रांस तो अलग सोसाइटी था, रॉयल सोसाइटी था। फ्रांस में लोग ब्रेड खाते हैं, हमारी तरह चपाती चावल नहीं खाते हैं। वहाँ का स्टेपल फूड ब्रेड है। अलग अलग तरीके की ब्रेड मिलती है, सार ब्रेड, फुशोसिया ब्रेड, ये ब्रेड, वो ब्रेड, बनाना ब्रेड, अलग अलग तरीके की। नहीं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बोला आज से एक ही ब्रेड मिलेगी जिसका नाम है पेन डे एगलाइट, यानी कि क्वालिटी ब्रेड। अमीर हो तो भी यही खाओ, गरीब हो तो भी ये खाओ। मजा थोड़ी आएगा, खाना तो अपने हिसाब से खाना चाहिए, है ना। फार्मर्स को फोर्स किया करता था कि तुम्हें सारा का सारा ग्रेन जो है गवर्नमेंट को बेचना है, तुम अपने हिसाब से, अपनी बार्गेनिंग पावर के हिसाब से जो मन में आए अपनी क्रॉप्स के प्राइसेस नहीं रख सकते हो, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। इक्वालिटी वो स्पीच में भी लेता था। पहले क्या होता था, फ्रेंच सोसाइटी में लोग प्यार से रॉयल तरीके से एक दूसरे को मैडमोजेल, मॉन्श्योर इस तरीके से बुलाया करते थे फ्रेंच भाषा में। इसने बोला ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सितोयन और सितोयने बोलना है आपको एक लोगों अपने आप में। सितोयन मतलब मेल सिटीजन, फीमेल सिटीजन मतलब सितोयने। तो फ्रांस का जो कल्चर एक तरीके से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उसे खत्म करने पे आ गया था। जो रॉयल कल्चर जिसपे फ्रांस के लोगों को गर्व था, मैक्सिमिलियन उसे खराब कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने फ्रांस में सारे चर्चेस को बंद करा दिया और चर्च की जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उन्हें अपनी गवर्नमेंट के ऑफिसेज बना दिया। बैरक्स मतलब ऑफिसेज बना दिया। तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि रिलीजन पे भी अब प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था।
तो धीरे धीरे रोबेस्पियर के जो खुद के पार्टी के लोग थे वो रोबेस्पियर के खिलाफ हो गए, पूरा फ्रांस मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के खिलाफ हो गया। फाइनली मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को पकड़ के उसी की फेवरेट मशीन से मार डाला गया जिससे वो बाकी लोगों को मारता था। मशीन का नाम गुलोटाइन। जुलाई 1794, बेचारे एक ही साल राज कर पाया, एक साल के अंदर रेवोल्यूशनरी फ्रांस के रेवोल्यूशनरी लोगों ने उसे गुलोटाइन से मार डाला। अब बोलोगे मैम बाबा क्या हुआ, फ्रांस तो थम ही नहीं रहा। हाँ बेटा, फ्रांस तो थम ही नहीं रहा। अभी आने वाला था डायरेक्टरी रूल। फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दी एंड मिडिल क्लास टू सीज द पावर। अब फिर से वही प्रॉब्लम हुई। 1791 के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी ना, जब पहली बार फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, अमीर लोगों ने पावर हाथ में ले ली, गरीब लोगों को वोटिंग का हक नहीं दिया। फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आया, उसकी पार्टी आई जैकोबिन पार्टी, उसने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सारे आदमियों को वोटिंग का हक दिलवाया। रोबेस्पियर के मरने के बाद फिर से फ्रांस में वही पुरानी प्रॉब्लम वापस आ गई थी कि जो वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, जो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, वो पावर को अपने हाथ में धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे थे। फिर से संविधान नया बनाया गया और संविधान में फिर से वोटिंग राइट जो है नॉन प्रॉपर्टी वाले आदमियों से छीन लिया गया। तो बीच में एक पीरियड के लिए मेन विदाउट प्रॉपर्टी को वोटिंग राइट मिला था, फिर से जो है उनसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। लेकिन अभी तक फ्रांस में लोगों को एक बात समझ आ गई थी कि अगर सिर्फ एक आदमी के हाथ में पावर रहेगी, चाहे वो राजा हो चाहे वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हो, तब तक सोसाइटी में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो अब पावर को डिवाइड किया गया, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। एक थी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में 5 लोग हुआ करते थे। उन्होंने सोचा पावर को डिवाइड करके रखेंगे तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, तो अगर एक के हाथ में ज्यादा पावर आ गई तो दूसरी उसे डांट लगा देगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दोनों आपस में ही लड़ती रहती थी। आपस में इतना लड़ाई झगड़ा चलता था कि फ्रांस में बाकी आसपास के जो देश है ना, घात लगाए बैठे रहते थे कि कब फ्रांस के लोगों पे कब्जा कर लें, कब फ्रांस पे हम लोग अटैक कर दें, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए था। पूरे बाकी यूरोप में मोनार्की चल रही थी, लोगों को लगा था कि अगर फ्रांस में लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे मोनार्की को हटाने में तो फिर हमारे यहाँ पे भी मोनार्की हट जाएगी। तो बाकी देश जो है घात लगा के बैठे रहते थे कि फ्रांस पे कब्जा करें। और फ्रांस के अंदर ये जो 2 डायरेक्टरी थी, डायरेक्टर्स थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, आपस में ही लड़ाई झगड़ा रोज चिल्लम चिल्ली चलती रहती थी। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रांस में क्या हो गया था, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पॉलिटिकल वैक्यूम यानी कि एक तरीके से कोई भी पावर में नहीं था, सब लोग आपस में लड़े जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में जब फ्रांस पे बाकी देशों ने अटैक करना शुरू किया तो फ्रांस को बचाने वाला मसीहा कौन था, फ्रांस का मिलिट्री का हेड नेपोलियन बोनापार्टे। अब बोलोगे मैम ये तो हीरो है स्टोरी का, हीरो है, ये हीरो विलन बनेगा क्लास 10th में। क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ोगे कि ये आदमी आधा अच्छा आधा बुरा कैसे था। नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को तो बचा लिया बाकी देशों से, लेकिन बाद में जाके वो खुद बन गया फ्रांस में मोनार्क। तो ये स्टोरी आपको 10वीं में पता चलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। टू सम अप, शुरुआत हुई लुई द 16 के राजा बनने से, फिर हमने देखा फ्रांस में संविधान, फिर हमने देखा फ्रांस में वोटिंग राइट, आधे लोगों को मिला आधों को नहीं, फिर हमने देखा ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के खिलाफ लड़ाई, फिर हमने देखा जैकोबिन क्लब, फिर हमने देखा वोटिंग का अधिकार सारे आदमियों को, फिर हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ऑलमोस्ट पागल हो गया, फिर हमने देखा कि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपस में लड़ते थे, और फिर हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के मरने के बाद और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद कैसे नेपोलियन बोनापार्टे उठे और मिलिट्री लीडर से अपने आप को उन्होंने फ्रांस का तकदीर लिखने वाला आदमी बरकरार कर दिया। ठीक है, तो अभी तक का इतना था। अब यहाँ फ्रांस का रेवोल्यूशन हमारे लिए खत्म होता है। आगे चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं। एक, फ्रांस में औरतों की क्या स्थिति थी। दूसरा, फ्रांस में स्लेवरी थी या नहीं थी तो कैसी थी। तीसरा, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चलता था तो एवरीडे लाइफ में लोगों के क्या क्या चेंजेस आते थे। चलो पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, औरतों पे क्या प्रभाव पड़ता था फ्रांस के रेवोल्यूशन का। फ्रॉम द बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। बहुत शुरुआत से ही औरतें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी फ्रांस के रेवोल्यूशन में। जो थर्ड स्टेट की औरतें होती थी वो बहुत काम करती थी। देखो फ्रांस की सोसाइटी में अमीर औरतें थी या गरीब औरतें थी। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की औरतें थी वो अमीर औरतें थी, जो थर्ड स्टेट की औरतें थी वो गरीब औरतें थी। तो गरीब औरतें बड़ा काम करती थी, उनको एजुकेशन वगैरह या जॉब ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं मिलता था, फिर भी उनके घर में इतना पैसा नहीं होता था कि वो घर में बैठ सके, तो वो घर के बाहर भी काम करती थी। फ्लावर बेचने का काम कर लिया, ब्रेड बनाने का काम कर लिया, छोटे मोटे काम करते थे। किसी के घर में डोमेस्टिक काम कर लिया, डोमेस्टिक वर्क कर लिया। तो घर के बाहर भी काम करती थी और घर में अपनी फैमिलीज को भी संभालती थी। तो थर्ड स्टेट की औरतों के पास ज्यादा काम था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की औरतों के पास थोड़ा कम काम था। नोबल्स और वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो बेटियां और बहुएं थी उनको थोड़ी बहुत पढ़ाई मिलती थी कॉन्वेंट स्कूल्स में, उनको अच्छे घर में शादी भी कराई जाती थी, तो उन्हें कभी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ठीक है,
Working women had also to take care to fetch of the families, that is to cook, fetch water, etc., lower than those of the men. एक और प्रॉब्लम थी, थर्ड स्टेट की औरतों को डबल डबल काम करना पड़ता था, घर में भी घर के बाहर भी, फिर भी उन्हें पैसे जो है कम मिलते थे. ऑब्वियसली फ्रांस की सोसाइटी ऐसी थी, औरतों को वोटिंग राइट तो दिया नहीं था, तो औरतों को उनके काम के लिए इक्वल पैसे तो नहीं देते आदमी जितने, कम ही पैसे मिलते थे. फिर भी जो फ्रांस की औरतें थी वो पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के पार्ट लेती थी, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाया करती थी, अपने खुद के न्यूज़पेपर बनाया करती थी. कुछ नहीं तो पूरे रेवोल्यूशनरी फ्रांस में 60 विमेन क्लब बने थे, क्योंकि आदमी अपने पॉलिटिकल क्लब्स में औरतों को एंट्री नहीं देते थे, तो औरतें अपना खुद का क्लब बना लिया करती थी. इसमें से एक क्लब हुआ करता था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन. ये दो क्लब नहीं है, ये एक ही क्लब है, एक ही क्लब का बड़ा सा नाम है. ये क्लब औरतों में सबसे ज्यादा फेमस था. आदमियों वाला कौन सा था? जैकोबिन. औरतों वाला कौन सा था? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन. ऐसे और भी क्लब थे जहां जाके औरतें बातें करती थी कैसे उनके पास भी पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, कैसे उनके पास भी वोटिंग का हक होना चाहिए. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, तो औरतों को लगा था हमें भी वोटिंग का हक मिलेगा, लेकिन उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली. इनफैक्ट उन्हें तो पैसिव सिटीजन बोल दिया गया. तो 1791 के बाद से फ्रांस में औरतें अक्सर जो है वोटिंग का हक मांगा करती थी, पॉलिटिकल ऑफिस जाया करती थी, रैलियां निकाला करती थी, प्रोटेस्ट निकाला करती थी, लेकिन फिर भी उनकी कोई बात नहीं सुनता था. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जब रोबेस्पियर की गवर्नमेंट आई तो उन्हें लगा कि यार अब वोटिंग का हक मिल जाएगा. रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने भी उन्हें वोटिंग का हक नहीं दिया. फ्रांस की औरतों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे उनके लिए स्टेट स्कूल खुलवा दिए गए, स्कूलिंग जो है लड़कियों के लिए कंपलसरी करा दी गई. अब उनके जो फादर है उन्हें फोर्स नहीं करवा सकते थे किसी से शादी करने के लिए. शादी को एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, आपको अपनी मर्जी से ही शादी करनी थी. और ऊपर से आप शादी तोड़ना चाहते थे, औरत होकर शादी तोड़ना चाहते थे, डिवोर्स लेना चाहते थे, वो भी लीगल हो गया. आदमी को डिवोर्स लेना है तो भी लीगल है, औरतों को डिवोर्स लेना है तो भी लीगल है. औरतों की जॉब ट्रेनिंग भी कराई गई ताकि वो छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे आर्टिस्ट बन सके. तो कुछ काम रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अच्छे किए औरतों के लिए, लेकिन फिर भी वोटिंग का हक औरतों को फ्रांस में नहीं मिला. विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. तो पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, वोटिंग राइट नहीं मिला, बाकी सब कुछ उनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ. रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी वो तो और ही बदतमीज थी. रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने तो ओहो कहाँ गया, रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने तो औरतों को बहुत दबाया, औरतों को बहुत ही ऑप्रेस करने की कोशिश की. जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज औरतें करती थी उन पे बंदूकें भी तान ली जाती थी. कितनी सारी वुमेन लीडर्स को रोबेस्पियर की सरकार ने अरेस्ट कर दिया, कितनी सारी वुमेन लीडर्स को रोबेस्पियर की सरकार ने मौत के घाट उतार दिया. एग्जीक्यूट करना मतलब मार डालना. विमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, अगले 200 साल तक फ्रांस की औरतों ने वोटिंग राइट के लिए मांग करती नहीं. इनफैक्ट फ्रांस की औरतें ही नहीं, दुनिया की औरतों ने अपने इस इक्वल वोटिंग राइट के लिए बहुत सारे सैकड़ों सालों तक लड़ाई लड़ी है. 200 साल कम नहीं होते बच्चा, 2 सेंचुरीज की बात हो रही है. समथिंग दे शुड हैव गॉटन ऑलरेडी. पहले से ही उनको इक्वालिटी मिल जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी. इसी मूवमेंट को इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बोला जाता है. इंटरनेशनल सफरेज मतलब इंटरनेशनल वोटिंग राइट मूवमेंट बोला जाता है. इकलौता मूवमेंट नहीं था, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही साथ चल रहा था ये मूवमेंट. अलग अलग देश में अलग अलग टाइम पे हुआ. इसको अलग अलग टाइम पीरियड में पढ़ते हैं. फ्रांस में जो है ये 200-300 सालों तक चला. हमारे देश में थैंकफुली 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमने वोटिंग राइट सबको दिया था, आदमियों को भी औरतों को भी. तो हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आई. लेकिन दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिन्हें आज़ादी पहले मिल गई थी, वहां पे औरतों को वोटिंग राइट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी. चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो फ्रांस क्यों ना हो. फैंसी देश है लेकिन फैंसी हरकतें नहीं थी इनकी. द एग्जाम्पल ऑफ द फाइनली फ्रांस में वोटिंग राइट मिला औरतों को 1946 में. बताओ आजाद कब हो गए थे? 1946 में दिया. उससे अच्छे तो हम ही है 1947 में आजाद होते ही दे दिया था वोटिंग राइट, है कि नहीं? तो इस तरीके का सिस्टम आप देख रहे हैं. ये थी औरतों की स्थिति. नेक्स्ट टॉपिक इज अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार, मेरी वेट्स है, रुक जाओ. अबॉलिशन का मतलब होता है खत्म करना. स्लेवरी का मतलब होता है नौकर बना के रखना. तो आपको पता है दुनिया में स्लेवरी चलती थी. कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज थी जिन्हें नौकर की तरह काम करवाया जाता था. और नौकर नहीं बोल रही हूँ, जानवरों से बदतर सलूक होता था. इसी को बोला जाता है स्लेवरी. बहुत रेवोल्यूशनरी फ्रांस में स्लेवरी के साथ क्या हुआ और नेपोलियन ने स्लेवरी के साथ क्या किया उसके बारे में समझते हैं.
इससे पहले स्लेवरी होती क्या थी वो समझते हैं बच्चा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बाद मन करे तो आप गूगल कर सकते हो, स्लेवरी की फोटोज भी गूगल कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इस पर भी कई सारी मूवीज बनी है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, आपको हर जगह स्लेवरी से रिलेटेड मूवी मिल जाएंगी। कभी टाइम मिले तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जरूर देखने की कोशिश करिएगा। यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज एंड हाउ प्रिविलेज राइट नाउ वी आर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनीवे, होता क्या था, देखो एनसीईआरटी से थोड़ा हट के बता रही हूँ। होता क्या था कि जो पावरफुल देश थे, जहां पे थोड़े पावर आ गई थी, थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई थी, थोड़े वेपन्स आ गए थे, जैसे ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ये लोग क्या करते थे, ऐसे देश जहां पे लोग अभी भी ट्राइबल तरीकों से जिया करते थे, जैसे अफ्रीका हो गया या आपका अमेरिका हो गया, यहाँ पे ट्राइबल तरीके से लोग जिया करते थे। ऐसे देशों के पास बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत थे, लैंड था, अच्छी क्रॉप्स थी, अच्छी मिट्टी थी, अच्छे मिनरल्स थे। तो यूरोप के पावरफुल देश ऐसे छोटे छोटे देशों पे कब्जा जमाने की कोशिश करते थे। अमेरिका पे कब्जा जमा लो, भारत पे कब्जा जमा लो, फिलीपींस पे कब्जा जमा लो, कैरेबियन आइलैंड पे कब्जा जमा लो, सब जगह कब्जा जमा लो, ठीक है। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुई थी, क्योंकि सारे देश, पावरफुल देश आपस में लड़ने लग गए थे कि कौन किस पे कब्जा जमाएगा। एनीवे, दैट इज फॉर अनदर डे। तो इस तरीके का सिस्टम चलता था। अब इसमें से यूरोप इतना चालू था, यूरोप इतना चालू था, अफ्रीका के लोगों को लेके आता था। अब अफ्रीका में लोग नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बायोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अफ्रीका की ट्राइबल पॉपुलेशन को बंदी बना के लेके आता था, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, और नौकरों की तरह काम कराता था। और जो बाकी देश हैं, अमेरिका जैसे देशों पे कब्जा जमाता था रिसोर्सेज के लिए, इंडिया जैसे देशों पे कब्जा जमाता था रिसोर्सेज के लिए, और अफ्रीका के स्लेव्स को वहां पे जाके काम करवाता था, अमेरिका में ले जाके काम कराता था। और अमेरिका से जो पैसा इकट्ठा होता था, काम कौन कर रहा है, अफ्रीका के लोग, पैसा किसको जा रहा है, ब्रिटेन को जा रहा है, फ्रांस को जा रहा है, स्पेन को जा रहा है। तो एक तरीके से 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चालू हो गया था, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। चलो, Martinique, Guadeloupe, San Domingo were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. ये वो कैरिबियन आइलैंड्स थे जिन पे यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कब्जा जमा रखा था, और वहां पे टोबैको की खेती, इंडिगो की खेती, शुगर की खेती और कॉफी की खेती करवाई जाती थी, ताकि यूरोप का पेट भर सके। अब यहाँ पे यूरोपियन लोगों को जाके काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि घर से बहुत दूर थी और कैरिबियन आइलैंड इतना डेवलप भी नहीं था, वहाँ स्कूल कॉलेजेस उनके बच्चों को अच्छे मिल नहीं पाते थे। तो उनको कैरिबियन आइलैंड से लूटपाट तो मचानी थी यूरोप के लोगों को, लेकिन उन्हें वहां जाके काम नहीं करना था। तो लेबर की शॉर्टेज थी कैरेबियन आइलैंड में, लेकिन लेबर आए तो आए कहां से, यहीं से शुरू हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यूरोप के पावरफुल देश अफ्रीका में जाके लोगों को बंदी बना के स्लेव्स बनाते थे, और उन स्लेव्स को कॉलोनीज में भेजा करते थे। कॉलोनीज 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 में भेजा करते थे काम करवाने, एज वर्कर्स। और यहां से जो भी पैसा आता था वो जाता था यूरोप की जेब में। तो ये देख रहे हो, ट्रायंगल चल रहा था दुनिया में, 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो पेरिस में क्या हुआ, फ्रांस भी इनमें से एक था। फ्रांस भी क्या था, पावरफुल कंट्री था। तो फ्रांस के जो पोर्ट सिटीज हुआ करते थे, जैसे नांटेस और बोर्डियो, भाई उस जमाने में फ्लाइट्स इतनी नहीं चलती थी ना, फ्लाइट्स तो हुआ ही नहीं करती थी, तो कैसे जाओगे आप कब्जा करने, जाओगे आप शिप ले लेके। तो आपको पोर्ट चाहिए, मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया से स्लेवरी जो है कंटिन्यू करवाई जाती थी। तो नांटेस और बोर्डियो जो ऐसी जगह थी जिसके पास समंदर था, तो यहाँ से क्या होता था, बड़ी बड़ी शिप्स जाया करती थी, और ये शिप्स में लोग जो है वेपन लेके जाया करते थे। और ये शिप्स कहाँ जाती थी, अफ्रीका जाती थी। अफ्रीका में फिर लोगों को अब वेपन वगैरह यूज करके, लोकल चीफटियंस, वहाँ के लोकल लीडर्स को हरा के, लोगों को बंदी बना के, ब्रांडेड एंड शैकल करके, डब्बों में भर भर के शिप्स में उठा के ले आया जाता था। 3-3 महीने तक उन्हें पता है जानवरों की तरह शिप्स में लेके आते थे। कितने लोग तो बेचारे शिप पे ही मर जाते थे। फिर जब वो एक बार यूरोप पहुंच जाते थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, जब ये सारे स्लेव्स यूरोप पहुंच जाते थे तो उन्हें प्लांटेशन वर्कर्स को बेच दिया जाता था। ये प्लांटेशन वर्कर कहाँ के होते थे, यूरोप के ही होते थे। प्लांटेशन वर्कर स्लेव्स को खरीद लेते थे, जिस स्लेव की जितनी स्ट्रेंथ होती थी उस स्लेव के इतने पैसे मिलते थे। आदमियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, औरतों के कम पैसे मिलते थे, राइट। प्लांटेशन ओनर स्लेव्स को खरीद लेते थे, फिर इन स्लेव्स को वो लोग भेजते थे अमेरिका जैसी जगहों पे जहां उन्होंने प्लांटेशन खरीद रखे थे, राइट। वहां पे शुगर और कॉफी और इंडिगो की खेती इन स्लेव से कराई जाती थी, और सारा का सारा पैसा फिर से कहाँ आ जाता था, वापस यूरोप में आ जाता था। इस तरीके का ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था पूरी 18वीं शताब्दी तक।
पूरे 18वीं शताब्दी तक ये स्लेव ट्रेड चला और स्लेव ट्रेड को बहुत क्रिटिसाइज किया दुनिया ने धीरे धीरे, लेकिन ये स्लेव ट्रेड बंद नहीं हुआ। नेशनल असेंबली में बहुत सारी डिबेट होती थी कि भाई ये सही है कि गलत है, लोगों को स्लेव बना के रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, फिर भी कोई इसके बारे में डिबेट से उठ के ज़्यादा बातें करता नहीं था, कोई स्लेवरी को ख़त्म करता नहीं था। तो चाहे वो राजा हो लुई द 16, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, किसी ने भी स्लेवरी को ख़त्म करने का कोई जिम्मा उठाया नहीं, बस लॉज पे लॉज बनाते रहते थे। लेकिन उन्हें लगता था यार स्लेवरी को अगर बंद कर दिया तो फ्रांस में जितने बिजनेसमैन हैं वो हमारा साथ छोड़ देंगे, तो उससे अच्छा है कि स्लेवरी चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, राइट। 1794 में जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार बनी थी तो उस आदमी ने जो एक अच्छी चीज़ की थी, इकलौती अच्छी चीज़, वो ये की थी कि उन्होंने स्लेवरी को बंद कर दिया था। तो कुछ सालों तक, बहुत ही कम टाइम तक फ्रांस में जो है स्लेवरी खत्म हुई थी, लेकिन उसके 10 साल बाद नेपोलियन आ गए थे, गद्दी पे बैठ गए थे और नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो कहने का मतलब है पूरी 18वीं शताब्दी में स्लेवरी जो है फ्रांस से नहीं खत्म हुई, जाके खत्म हुई 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1848 में। बचा दुनिया में 16वीं शताब्दी से स्लेवरी शुरू हुई थी और 18वीं शताब्दी तक आपने देखी। आपने ये देखा होगा, रेसिज्म सुना होगा, जो काले और गोरे का भेदभाव होता है वो इसी स्लेवरी से शुरू हुआ था, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो नेचुरली ब्लैक होते हैं, उनका कंप्लेक्शन डार्क होता है, तो उन्हें नौकरों की तरह जब यूरोप के वाइट लोग रखा करते थे अपने घरों में या अपने प्लांटेशन में नौकर की तरह या वर्कर की तरह, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि अमीर लोग जो हैं या वाइट लोग जो हैं, दे हैव द राइट टू सप्रेस द ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल। तो ये रेसिज्म स्टेम करता है स्लेवरी से। अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नो। चलो, तो नीग्रोस कौन होते हैं? नीग्रो बेटा अफ्रीका के इंडिजिनस लोग मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन को बोला जाता है। नीग्रो अच्छा शब्द नहीं है, आज भी बहुत लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में नीग्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अच्छा शब्द नहीं है, गाली है, स्लैंग है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इमेंसिपेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब कि फ्रीडम प्रोवाइड करना। तो फाइनली इमेंसिपेशन कब मिला, स्लेवरी कब खत्म हुई? 1848 में, वरना तब तक तो जो चल रहा था, इतनी बुरी हालत होती थी स्लेव्स की। आप गूगल पे फोटो देखना, दैट अट्रॉसिटीज ऑन स्लेव, बट टाइप करना गूगल पे, आपको फोटोज मिलेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा देख के। चलिए, तो ये तो हो गया स्लेवरी। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रेवोल्यूशनरी फ्रांस में एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आते थे। देखो 1789 के बाद जब फ्रांस में रेवोल्यूशन होने शुरू हुए तो सारे आदमी, सारे औरतें, सारे बच्चों को ये तो पता चल गया था कि सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, राइट। Revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. पहली बात, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया ने क्या सीखा? फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया ने 3 चीजें सीखी: इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का मतलब सब एक समान है, लिबर्टी का मतलब सोसाइटी में आज़ादी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी का मतलब सोसाइटी में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा नहीं होता तो राजा को हरा पाते आप? बिल्कुल भी नहीं हरा पाते, राजा के पास तो बहुत पैसा, बहुत पावर थी, है ना। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया ने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी सीखी। तो 1789 के बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हो गया तो नेशनल असेंबली की जो सरकार बनी उसने ये ठान लिया कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं रहेंगी, बल्कि लोगों को आम जिंदगी में इक्वालिटी और लिबर्टी देखने को मिलेगी, उनकी जिंदगी में थोड़े से बदलाव आएंगे, उन्हें समझ आएगा कि हमने जो किया है वो ठीक किया है। तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप बहुत तरीकों से इंट्रोड्यूस की गई लिबर्टी सोसाइटी में। पहला तरीका था सेंसरशिप को हटाना। अब सेंसरशिप क्या होता है? एनसीईआरटी ऐसे ही लिख देती है, मतलब नहीं बताती है, हम बता देते हैं, रुको। सेंसरशिप, सिप नहीं है, शिप है। सेंसरशिप का मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप अपने आप को जैसा व्यक्त करना चाहते हो, आप व्यक्त कैसे करोगे? बोल के व्यक्त करोगे, लिख के व्यक्त करोगे, गाने गा के व्यक्त करोगे, प्ले बना के व्यक्त करोगे। तो आप अपने विचारों को जैसे व्यक्त करना चाहते हो, अगर वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, कोई आपके विचारों को दबा रहा है, तो उसे सेंसरशिप बोला जाता है। तो सेंसरशिप हुआ करती थी पहले राजा के खिलाफ आप जो चाहे नहीं बोल पाते थे, राजा आपकी पिटाई लगा देता था। लेकिन जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हो गया तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। अब आपको जो भी किताबों
किताबों में लिखना है, जो भी प्ले में लिखना है वो सब आप लिख सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में ये बोला गया कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। तो अब आपको राजा के खिलाफ लिखना है, आप लिख सकते थे। आपको किताबों में नेशनल असेंबली के खिलाफ लिखना है, आप लिख सकते थे। आपको राजा के सपोर्ट में लिखना है तो भी आप लिख सकते थे। तो सेंसरशिप फ्रांस से हटा दी गई। एवरीडे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया ये। दूसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, राइट। प्रेस का फ्रीडम नहीं था पहले, न्यूज़पेपर में आप जो चाहो नहीं लिख सकते थे। न्यूज़पेपर कौन कंट्रोल करता था? रॉयल फैमिली कंट्रोल किया करती थी। लेकिन रेवोल्यूशनरी फ्रांस में फ्रीडम ऑफ प्रेस आया। प्रेस का मतलब मीडिया में जो भी आप डालना चाहते थे लिख सकते थे। कोई गाना बनाना है, कोई प्ले बनाना है राजा के खिलाफ या राजा के प्रति, तो आप बना सकते थे। तो जैसे जैसे ये बदलाव आए फ्रांस की सोसाइटी में, वैसे वैसे अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव आए। कई लोग राजा के प्रति सिंपैथी दिखा के प्ले बनाते थे, कई लोग राजा के खिलाफ बनाते थे, कई लोग कॉमिक तरीके से प्ले बनाते थे। तो धीरे धीरे फ्रांस की जनता जो है अट्रैक्ट होने लग गई। फ्रांस की जनता को समझ आया कि यार ये तो सोसाइटी से मिसिंग था। इतने सालों से हमें सेंसरशिप लगी हुई थी, हम ये मज़ा ही नहीं उठा पा रहे थे जो मज़ा हम आज उठा रहे हैं। और वहीं से फ्रांस की जनता को लिबर्टी और जस्टिस और इक्वालिटी ये सारे कॉन्सेप्ट चमकने लग गए। और एजुकेटेड लोग स्पेशली जो है ये बातें पूरे फ्रांस में फैलाने भी लग गए। फ्रांस के फिलोसफर्स का भी इसमें योगदान था, वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो दिस वाज इट बच्चा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाद में 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को एम्परर बना दिया था, जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। यूरोप को थोड़ा बहुत उसने मॉडर्नाइज भी किया था, डेमोक्रेसी को ख़त्म भी किया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ भी उसने ठीक किया था, डेसिमल सिस्टम बनाया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर बनाया था। ये सब क्लास 9th में बस ऐसे ही लिख दिया है, क्लास 10th के एक्चुअल सिलेबस में है ये सब। लेकिन ये एक बात ज़रूर जान लेना कि नेपोलियन की भी हार हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। ये सब भी क्लास 10th में पढ़ोगे। हम नेपोलियन की जो कहानी है क्लास 10th में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि क्लास 9th में आपकी किताब में ये चैप्टर इसलिए आया है क्योंकि हमारे भारत के जो रेवोल्यूशनरीज हैं, चाहे वो नेहरू जी क्यों ना हो, चाहे वो टीपू सुल्तान जी क्यों ना हो, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय जी क्यों ना हो, हम सब ने फ्रांस के रेवोल्यूशन से सीख ली है कि कैसे जितना मर्जी कोई आपको ऑप्रेस कर ले, अगर आपकी जनता, देश की जनता अपने पे आ जाए तो किसी भी सरकार को गिरा सकती है। तो सबने ये फ्रांस की रेवोल्यूशन से ये प्रेरणा ली है, राइट। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑथर ऑफ 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं अगली बार जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनका नाम दिखाऊंगी सेशन में। रूसो, लॉक या वोल्टेयर या मोंटेस्क्यू, लेट मी नो हु वाज द आंसर। एक और है क्वेश्चन, वो है व्हाट डू द नोबल मैन एंड द पेजेंट इन द इमेज बिलो रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी की फोटो है ये। स्पाइडर और फ्लाई, फ्लाई और स्पाइडर, स्पाइडर और डॉग या फ्लाई और डॉग। याद रखना, नोबल मैन का पहले बता दो और पेजेंट का पहले बाद में बताना, ठीक है। देन थर्ड इज 1791 का जो संविधान था वो नेशनल असेंबली को क्या डिक्लेयर कर रहा था, वो भी बता देना आप। डायरेक्टली इलेक्टेड थी कि राजा द्वारा अपॉइंटेड थी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी कि एक हेरिडिटी बॉडी थी। 1791 के संविधान के बाद नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट हुई थी ये बताना है आपको। चौथा है मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब को क्या बोला जाता था, कंजर्वेटिव, रेवोल्यूशनरी, टेररिस्ट या सैन आउट। पांचवा है कौन से साल में औरतें जो हैं वोटिंग राइट फाइनली उन्हें फ्रांस की सोसाइटी में मिला, ठीक है। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स। और कुछ दिनों में मैं आपको इनके जो आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगी। जो पहला कमेंट आपको दिखेगा कमेंट सेक्शन में वो इनके आंसर्स होगा, तो उससे आप अपने आंसर मैच भी कर सकते हो। सी यू, बाय बाय।